लेके प्रभु का नाम काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं नए पेज के साथ। ऑल राइट, काइनेमेटिक्स बहुत ही सुंदर टॉपिक। काइनेमेटिक्स में आपको पता है दोनों चीजें आ जाती हैं। इसमें आप 1 डायमेंशन मोशन भी पढ़ लेते हो और इसमें आप 2 डायमेंशन मोशन भी पढ़ते हो। मतलब बेसिकली किसी भी टाइप का मोशन हो वो काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाता है। 2 डायमेंशन को भी अगर फर्दर आप पढ़ोगे तो 2 डायमेंशन के अंदर भी 2 टॉपिक आ जाएंगे। एक आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरे वाला क्या आएगा बेटा, दूसरे वाला आ जाएगा सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर 2D के अंदर आ जाते हैं और 1D मोशन तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो 1D मोशन से ही शुरू करने वाले हैं। 1D मोशन को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें मे भी आपको पता हो मे भी आपको ना पता हो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली छोटी सी बात, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पता है? मौना मत बोलना करना, बिल्कुल भी मेरा दिल टूट जाएगा। सबको पता है? कोई ऐसा तो नहीं हमारी क्लास में कि सर प्लीज अगर डिस्टेंस बता देते तो जीवन में बाहर ही आ जाती, बस आज कुछ अलग ही हो जाता। नहीं ना, ऐसा कोई तो नहीं है। डिफाइन कर दो। अच्छा, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो डिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करती है? किस चीज पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस, पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। अगर आपका पाथ चेंज होगा तो आपका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी रास्ते से जाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा मिला दो। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना इनिशियल फाइनल को मिलाने वाली, वो डिस्प्लेसमेंट बताती है। और अगर आप डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हो तो आपका जो डायरेक्शन है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपका रास्ता मुड़ जाएगा तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, आपका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कहां से शुरू करा है और कहां पे खत्म करा है। तो कुछ बेसिक सी बातें आई थिंक आपको पता होंगी, लिखाने से कोई मतलब नहीं है, आपको आती है। ठीक है, फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो भैया, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ओके सर, ठीक है। बस एक मुझे बात बता दो, अगर मैं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। पक्का? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई बताएगा ऐसा क्यों? क्यों बताएं आप, बताओ। डिस्टेंस कभी भी इक्वल हो सकता है भाई। अगर कोई आदमी सीधे रास्ते पे चल रहा है तो वही उसका डिस्टेंस है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। बाकी अगर वो किसी और रास्ते पे चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा ही रहेगा, बल्कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता ही है कि सबसे छोटा पाथ लेंथ होना चाहिए। तो डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा रहेगा या बराबर भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट छोटा ही रहने की संभावना ज्यादा है। तो जब डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। इसका उल्टा कर दोगे, ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे डिस्टेंस कर दोगे तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट्स इट। ओके बेटा, ऑलराइट। चलो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, पेश खिदमत है। मान लेते हैं ये कोई टायर है, कोई सर्कल जैसा, मतलब एक गाड़ी का टायर है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे आगे जाएगा, मतलब ऐसे घूम घूम के आगे जाएगा। ठीक है, और अभी जो ग्राउंड से पॉइंट टच हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इसको P माना गया है। तो आफ्टर 1 रोटेशन, आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P आफ्टर 1 rotation, 1 complete rotation, find displacement of point P। ठीक है जी, इसका रेडियस वगैरह बता देते हैं, R दे रखा है। चलो बताओ, अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों। आगे जा रहा है, टायर है, ऐसे जाता है, डिंग 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 आगे बढ़ रहा है, खड़ा नहीं हुआ वहां पे, गाड़ी चलती है, टिंग टिंग, गाड़ी पूरी घूम गई 360 डिग्री। 2 पाई आर, यार क्या कर रहे हो तुम लोग? 2 पाई आर, एक बार घूमने में ये टायर आगे भी तो जाएगा ना। ओहो, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा तो वापस से पॉइंट P घूम के यहीं आएगा कि नहीं? सोचो ना, एक रोटेशन के बाद पॉइंट P वापस से ग्राउंड पे आ जाता है। आपने कहा से रात हो जाता है, सर्कल सेम तो बनेगा नहीं मेरे से, बन गया, चलो थोड़ा थोड़ा तो सेम बन ही गया। तो पॉइंट P नीचे आ गया वापस से। एक बार रोटेट होने में कितना ट्रेवल, पॉइंट P पहले यहां गया होगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, घूमते 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 वापस आ गया। तो टोटल हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितना आगे चला गया? जितना इसका सरकमफ्रेंस है बेटा, 2 पाई आर। तो पॉइंट P यहां आ गया, ये इसका इनिशियल सिचुएशन है, ये इसका फाइनल सिचुएशन है। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, तो आंसर 2 पाई आर आएगा ना। हाँ सर, नहीं समझ में श्वेता? आगे आगे, असल में पिछले साल मैंने हाफ रोटेशन पे कराया था तो शायद उसी वही दिमाग में हो गए तुम्हारे। हाँ सर, चलो हाफ रोटेशन का बाकी लोग बता दो। अगर कंप्लीट रोटेशन नहीं करते, हाफ रोटेशन करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करते तो पॉइंट P घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा?
अंडर रूट ऑफ 2r² प्लस पाई आर स्क्वायर। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, पहले ये डायग्राम बना लिया आप सब लोगों ने, ये वाला, ओके देख लो। अब ध्यान से समझना, हाफ रोटेशन अगर किसी को नहीं आता तो, हाफ रोटेशन का मतलब है ये पॉइंट पी घूम के नीचे के बजाय ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट पी। और इस बार टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर नहीं होगी, इस बार टोटल डिस्टेंस पाई आर होगी। ये है आपका लेंथ डायमीटर, तो ये हो जाएगा 2r। पहले पॉइंट पी यहां था, अब पॉइंट पी यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट ये होगा प्रभु, ये मोटी गंदी सी लाइन जो मैं बना रहा हूं, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इसी को निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, पॉइंट पी नहीं है यहाँ पे, तो ये पाई आर, ये 2r, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अंडर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r² हो जाएगा 4r²। ये होगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, अगर आधा रोटेशन होता तो। सबको समझ आया? इसी का 2r तो नहीं होगा ना, 2r तो तब होता है जब वो वहीं पे खड़े खड़े घूम रहा होता, आगे जा ही नहीं रहा होता। अब अगर वो आगे भी जा रहा है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वर्टिकल लेवल पे, दोनों में कुछ ना कुछ ट्रेवल कर रहा है, तो आंसर आपका पाइथागोरस अंकल के हिसाब से आएगा। ओके सर, ठीक है। चलो थोड़ा आगे आ जाते हैं, अब इसके बारे में बहुत डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड दो टाइप की होती है, एक होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। दोनों में क्या फर्क होता है? एवरेज का मतलब होता है जब आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, भाई 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और आपको टाइम जो लगा है दोनों को डिवाइड कर दो तो एक एवरेज वैल्यू निकल के आ जाती है कि भाई पूरे टाइम अगर इतनी स्पीड से चलते तो इतने टाइम में इतनी दूर पहुंच जाते, वो एक एवरेज वैल्यू होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है आपको मेजरमेंट के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया, पर्टिकुलर किसी टाइम पे जाके पूछ रहे हैं कि हाँ अब से आधे घंटे बाद, जस्ट आधे घंटे बाद आप कितनी स्पीड से चल रहे थे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का क्या तरीका होता है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा डिफरेंशिएशन वगैरह से निकाली जाती है, और एवरेज स्पीड हमेशा डिफरेंस से निकाली जाती है। मतलब अगर आपको कभी एवरेज स्पीड निकालनी रहेगी तो वी एवरेज इक्वल टू आप लिखेंगे चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। बट अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी रहेगी तो आप लिखेंगे बेटा डी एस बाय डी टी। डेल्टा और डी के बीच फर्क आपको मालूम है, अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो डेल्टा लिखा जाता है, बट अगर डिफरेंस काफी छोटा है तो डी लिखा जाता है बच्चे। करेक्ट है ये बात? सबको आता है? तो एवरेज का मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस का मतलब डी एस बाई डी टी, और उस इंस्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सबको समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन हमें करना आता है, हमने काफी करके देख रखा है। ओके सर, ठीक है। अब एवरेज स्पीड के दो सिंपल सिंपल से केस होते हैं। इसको आप टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम भी लिख सकते हो ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ और टोटल टाइम आपको कितना लगा, वो भी आपका एवरेज स्पीड ही बताता है। अब दो केस है जो आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चंस इसके ऊपर काफी बार नीट में पूछा भी जा चुका है। पहला केस, श्वेता बेटा क्या केस होता है एवरेज स्पीड का? पहला केस क्या होता है? इफ एनी पार्टिकल इज ट्रेवलिंग, भी डिस्टेंस वाला करते हैं, टू इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, मतलब टोटल वो यहां से यहां तक ट्रेवल करता है, ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो ए टू बी एंड बी टू सी एक भाई साहब जाते हैं। क्वेश्चन में ये बात आपको पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, ये दे रखा है आपको। ए से बी की जो स्पीड है वो कुछ और हो सकती है, लेट इट बी v1, एंड बी टू सी की जो स्पीड है वो v2 हो सकती है। मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है टू इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड, टू इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड, ये आपका डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो ए टू सी अगर आपसे कोई एवरेज स्पीड पूछे तो कितना आएगा फॉर्मूला? हाँ, अपॉन v1 प्लस v2, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस को हमने कहा ठीक है ए बी को एस मान लेते हैं तो बी सी भी एस हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2s। टाइम को t1 t2 मान लेते हैं, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये s बाई v1 हो जाएगा, दूसरा s बाई v2 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा, v एवरेज इक्वल टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नीट में इसके ऊपर 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बेफिजुल में पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट यही सेम केस वो बार बार रिपीट करवाते हैं आपसे। तो v एवरेज 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2 तब अप्लाई किया जाएगा जब डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। याद रखिएगा, बिना फालतू कहीं भी नहीं लगा देना इसको, जब डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके सर, अच्छा एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, टोटल डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, स्पीड को v1 v2 और v3 ले लें, तब एवरेज कितना आएगा? सोच के बताओ। हाँ, ये कई बार गलती करते हैं, हम सीधा सोचते हैं अच्छा 2 की जगह 3 कर देंगे, v1 v2 की जगह v1 v2 v3 कर देंगे, और नीचे कर देंगे v1 प्लस v2 प्लस v3। गलत, नहीं करना है ऐसे। सोचो, आप अगर सॉल्व करोगे तो टोटल डिस्टेंस को 3s मान सकते हैं, s प्लस s प्लस s 3s। टोटल टाइम को t1 प्लस t2 प्लस t3 मान सकते हैं, s बाई v1 s बाई v2 s बाई v3। फिर एलसीएम ले लेंगे v1 v2 v3, तो बेटा पहली टर्म पता है क्या बनेगी यहाँ पे? v2 v3। दूसरी टर्म क्या बनेगी? v1 v3। और ये लास्ट वाली टर्म v1 v2। मतलब अगर 3 के लिए फॉर्मूला लिखना होता तो मैं v एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता था 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय एक बार v1 v2, एक बार v2 v3 और एक बार v1 v3। ये 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो आप।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर 3 इक्वल पार्ट होते तो ये फॉर्मूला काम आ जाता। आप चाहें तो उसके लिए डायग्राम भी बना सकते हैं 3 इक्वल पार्ट वाला। ये V1, ये V2, ये V3, तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं। नीचे V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं आता है, ठीक है? हमें ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है। ये तो याद कर ही लेना, 3 वाला भले याद मत करना, 2 वाला तो याद कर ही लेना एटलीस्ट। क्या ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये जरूरी है कि आप स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हो, एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो? कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पहले आप ईस्ट की तरफ इतना चले, फिर आप नॉर्थ की तरफ उतना चले, एवरेज स्पीड बता दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ चढ़ते टाइम इतना इतना स्पीड से चले, उतरते टाइम इतना स्पीड से चले, तो एवरेज स्पीड कितना होगा तो भी लग जाएगा। मतलब डायरेक्शन का इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं ना। अगर वेलोसिटी की बात करते तो सोच लेते थोड़ा सा, है ना? वेलोसिटी तो फिर भी वेक्टर होता है। नेक्स्ट केस नंबर 2। पहले केस में डिस्टेंस इक्वल करी थी, दूसरे केस में टाइम इक्वल करेंगे। मतलब अगर आप 1 घंटे तक चल रहे हो तो शुरू के आधे घंटे अलग स्पीड से चले, बाद के आधे घंटे अलग स्पीड से चले, तो डिस्टेंस आपका अलग हो सकता है, स्पीड आपका अलग हो सकता है, बट टाइम इस बार सेम होना चाहिए। तो जब आप इसको लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल बीच में नहीं होना चाहिए, कहीं यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी। ए टू बी आपका स्पीड v1 एज्यूम कर लेते हैं, बी टू सी आपका स्पीड v2 एज्यूम कर लेते हैं। कंडीशन आपको दे रखी है टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू सी, ये आपको गिवन है। मतलब आप ये कह सकते हैं टाइम इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है? अब क्या आएगा फॉर्मूला सॉल्व करके बच्चे? हाँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करोगे, ऊपर वाली डिस्टेंस को S1 और S2 कह दोगे, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो आप करोगे V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी अपॉन टी प्लस टी, मतलब हो जाएगा 2t, और सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन टाइम इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हाँ सर, ये भी ठीक है। अगर 3 वाला होता तो क्या करते? 3 वाला छोड़ देते सर, उसमें कोई टेंशन नहीं है। V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर 3 वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप करके देखेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 3 वाले में भी कोई ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस डिवाइडेड बाय 3 करना है। 2 ही केस होते हैं, तो एवरेज स्पीड निकालने के हमें 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला जो कहीं भी अप्लाई हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। दूसरा फॉर्मूला 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, वो वहां पे लगेगा जहां पे डिस्टेंस इक्वल हो। और तीसरा फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2, ये वहां पे लगेगा जहां पे टाइम सेम हो। ओके जी, नोट कर रहे हैं आप मेरे साथ? हाँ, कर तो रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं दोनों को मर्ज करके, एक क्वेश्चन करते हैं दोनों को मर्ज करके। क्वेश्चन में दोनों केस का यूज हो रहा है। टोटल ये एक लाइन है जिसके ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, जो कि बहुत गंदी है, सीधा बनाने के लिए कंप्यूटर जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है आपका पॉइंट ए, ये बिल्कुल आपका मिड पॉइंट है बी, यहां पे कोई रैंडम पॉइंट है सी, और यहां पे आपका एक पॉइंट है डी। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी डी, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। और एक चीज और दे रखी है, टाइम फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम सी टू डी। ये दो चीजें क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखी हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा और एक लाइन बना के 4 पॉइंट मार्क कर लिए। ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से डी तक का डिस्टेंस सेम है, मतलब बी पूरी लाइन का मिड पॉइंट है। क्लियर है? बी पूरी लाइन का मिड पॉइंट। क्या सी बीडी का मिड पॉइंट है? बीडी का मिड पॉइंट सी है? आंसर इज नो, नहीं है सर। कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, रैंडम पॉइंट। बट हाँ, बी से सी तक का अगर टाइम टी है तो सी से डी तक का टाइम भी टी होगा, ये बात हमें क्लियर है। और ये डिस्टेंस अगर एस है तो बच्चा ये वाला डिस्टेंस भी एस होगा, ये भी हमें क्लियर है। ओके, आपको स्पीड की वैल्यू दे रखी है। यहां से यहां तक आपका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक आपका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक आपका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू डी, पूरी कंप्लीट जर्नी का एवरेज स्पीड बताइए। चलो बेटा सॉल्व करो सब लोग इसको। फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम द कंप्लीट जर्नी, फॉर द कंप्लीट जर्नी ए टू डी। देखते हैं कौन बताएगा। 16/6, इसको 8/3 कह दें। ओके, 8/3 मीटर पर सेकेंड। ओके राइट, बाकी लोग बता दीजिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इसको सॉल्व करेंगे बी टू डी। आपने कहा टाइम इज इक्वल 8/3। ओके, बी टू डी सॉल्व करेंगे, टाइम इक्वल है, तो आप बी टू डी अगर सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं एवरेज स्पीड है v1, तो फॉर्मूला लगेगा। इसको एक काम कर लेते हैं, v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं, इसको v3 मान लेते हैं। तो v2 v3 का जो नेट आएगा एवरेज, वो आएगा v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल बी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा बेटा
2 मीटर पर सेकेंड। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब आप नया डायग्राम बना दे। ए टू बी आपको पता है, बी टू डी भी आपको पता है। ए बी और बी डी इनका डिस्टेंस सेम है। ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब आपका नया क्वेश्चन बना। अब आपको पता है क्या सेम है सर, अब आपका डिस्टेंस इक्वल इक्वल है, तो इसको आप v1 कह रहे थे, इसको आपने v डैश कहा था, तो आपका v एवरेज कितना आएगा, वो आएगा बेटा 2v1 इंटू वी डैश अपॉन v1 प्लस v डैश। क्या मैं सही कह रहा हूं? डिस्टेंस इक्वल है तो यही लगाओगे आप। यस सर, तो आपने कहा 2 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 कितना आया, ये 16 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपने लगाया है। ये फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि ए बी इक्वल टू बी डी आपको क्वेश्चन में दे रखा था। किसी को कोई दिक्कत? तमन्ना बेटा आपको समझ आया कि नहीं? आ गया, बाकी लोगों को भी समझ में आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, बेसिक से कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपको एक डीपीपी भेज दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको एक बार ट्राई कर लेना। अगर डाउट आता है तो कल मुझसे पूछ लेना और कल की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों?